नमस्कार बच्चों। कल की तासिका में हमने लक्ष्मी इस पाठ का अध्ययन किया था। आज की तासिका में हम एक ऐसी हास्य व्यंग्य कहानी या पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाहरे हमदर्द। घनश्याम अग्रवाल की लिखित ये जो हास्य व्यंग्य है, हास्य व्यंग्य निबंध, इसका अध्ययन आज की तासिका में हम करने वाले हैं। इससे पहले कि इस निबंध का अध्ययन हम पढ़ाई शुरू कर लें, मैं कुछ जानकारी आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप तो जानते हो कि हमारे देश में अगर कोई आदमी अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसे देखने की परंपरा हमारे देश में है। जो आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ है, हमारा निजी करीबी जान पहचान का, तो उसे देखने की परंपरा हमारे भारत देश में प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। तो लेखक ने इस हास्य व्यंग्य निबंध में हमें यह बात बताई है कि पुराने जमाने से यह परंपरा क्यों आई है। तो इसका एक प्रमुख कारण यह है कि जो मरीज अस्पताल में जो आदमी भर्ती होता है उसे हम मरीज कहते हैं, ठीक है। जब कोई आदमी मरीज को देखने जाता है तो वह किसी पीड़ा से त्रस्त होता है, उसे कोई बीमारी होती है। जब कोई दूसरा आदमी उसे देखने के लिए चला जाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसकी बीमारी वो थोड़ी कम महसूस करता है, क्योंकि उसके दिमाग में जो पीड़ा चल रही होती है, उसका दिमाग वो पीड़ा को भूल कर उस आदमी आ गया है जो देखने के लिए आ गया है, निजी करीबी, उसके साथ बोलने में उसका बहुत सारा वक्त निकल जाता है। तो उससे उसकी पीड़ा जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, ऐसा समझा जाता है। और इसी बात को लेकर प्राचीन काल से ही आज तक हमारे यहाँ एक प्रथा है। कौन सी? कोई भी आदमी अगर अस्पताल में भर्ती होता है तो हम उसे देखने के लिए अस्पताल में चले जाते हैं, क्योंकि उस आदमी के प्रति हमारा लगाव होता है, हमदर्दी होती है। हमारे पाठ का नाम ही है वाहरे हमदर्द। लेकिन इस पाठ में लेखक ने हास्य व्यंग्य, कभी कभी यह हमदर्दी उस मरीज के लिए, उस रोगी के लिए मानसिक पीड़ा का कारण भी हो जाती है। वो किस प्रकार हो जाती है, इसका अध्ययन हम वाहरे हमदर्द इस हास्य व्यंग्य निबंध में करने वाले हैं। समझ में आ गई बात? तो चलो, पहले पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, घनश्याम अग्रवाल जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। ये घनश्याम अग्रवाल जी जो लेखक है, ये हमारे महाराष्ट्र के ही है और इनका जन्म अकोला जिले में 1942 में हुआ था। इनकी जो रुचि है अध्ययन काल से ही, अग्रवाल जी की जो रुचि है वो अध्ययन काल से, यानी विद्यार्थी दशेपासूनच उनको लेखन की बहुत रुचि है। यानी वो जब विद्यार्थी थे तब से वो लेखन का कार्य करते थे। उनकी जो प्रमुख कृति है हंसी घर की कहानी, हंसी घर के आईने, ये हास्य व्यंग्य है। आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी, यह हास्य कविता संग्रह है जो इनका प्रकाशित हुआ है। इस हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने क्या बताया है कि दुर्घटना के माध्यम से, एक लेखक ने दुर्घटना को माध्यम बनाया है और उससे जो विनोद पैदा हुआ है उसे उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से वाहरे हमदर्द इस पाठ में लिखा है। तो चलो पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। वाहरे हमदर्द, ठीक है। तुम सभी छात्रों को क्या करना है, पन्ना नंबर 10 निकालना है। पन्ना नंबर 10 निकालो, पन्ना नंबर 10। हमदर्द का मतलब क्या है? सहानुभूति। हमदर्द लिखो, अगर आपको कठिन लग रहा है तो लिखो ही। हमदर्द, हमदर्द का मतलब है सहानुभूति। लिखो
वाह रे हमदर्द, सहानुभूती सांगणाऱ्या माणसाला वाह. काय म्हटलेलं, तसं का म्हटलेलं है, ऐसा ही क्यों कहा है, इसका अध्ययन आज हम इस पाठ में करने वाले हैं. पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं. उंगलियां रखो, पन्ना नंबर 10, पन्ना नंबर 10. उस दिन जब मैं, अब लेखक बता रहा है, गौर से पढ़ता हूं मैं, आप लोगों को सिर्फ उंगलियां रखनी है, मैं इसका अर्थ बताने वाला हूं. ठीक है, जो कठिन शब्द आएंगे उसके अर्थ मैं यहाँ लिख कर दे दूंगा. उस दिन जब मैं पूंजीवादी पांडवलदार, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी. लेखक कहीं भाषण सुनने के लिए गए थे. लेखक भाषण सुनने के लिए गए थे. वो भाषण सुनने के बाद घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने से एक कार आ रही है. 4 पहियों वाली कार आ रही है. भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा मिले. देखो लिखा कैसे है, हास्य व्यंग्य निबंध लिखते कैसे है. उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि मेरी साइकिल जो सामने से कार आ रही थी उसे टकरा गई. वास्तविक रूप से क्या हो गया है, दुर्घटना घटी है. कौन सी दुर्घटना, साइकिल और कार की दुर्घटना घटी है. तो उन्होंने लेखन कैसे किया है, देखो उन्होंने कहा है कि मैं भाषण सुनकर आ रहा था तो मुझमें जितना जोश था ना, वो भाषण सुनने के बाद हम सोचते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जोश में आते हैं हम. तो लेखक यही बात बता रहे हैं, मुझे पता नहीं कि मुझमें जोश ज्यादा था या मेरी साइकिल में. लेखक में ही जोश था. इसके कारण क्या हो गया, लेखक बता रहे हैं कि मेरी साइकिल को शायद ज्यादा गुस्सा आ गया होगा वो भाषण सुनने के बाद. यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्या हो गया, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब सामने आए तो एक दूसरे को घृणा की नजरों से, घृणा तिरस्कार की नजरों से देख रहे थे. और जब वो ज्यादा करीब आए तो वो एक दूसरे की और टूट पड़े. इसका मतलब क्या है, जोर से दुर्घटना घटी. लेखकाने लिहिलंय कसं बघा, डायरेक्ट सांगितलंय सायकल आणि कारचा अपघात झालाय, मांडले कसं बघा, लिहिले कसं बघा. लेखक पूंजीवादी और समाजवादी पर आधारित भाषण सुनकर आ रहे थे तो उनको गुस्सा बहुत आ गया था. लेखक कहते हैं कि मैं अधिक जोश में था या मेरी साइकिल को अधिक गुस्सा आ गया, मुझे पता नहीं. जब सामने वाली कार और मेरी साइकिल एक दूसरे के सामने आकर रुक गई तो दोनों एक दूसरे को घृणा की नजरों से देख रहे थे. और जब वो ज्यादा करीब आ गए तो एक दूसरे पर वो टूट पड़े. यानी कि क्या हो गया, दुर्घटना घटी. साइकिल कार से टकराई या कार साइकिल से टकराई, दुर्घटना घटी. यह तो बात आप लोगों को समझ में आ गई. चलो आगे. मैंने खामखा म्हणजे उगाचच, मैंने खामखा यूं ही पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई. आप तो जानते हो हमारे पूरे संसार में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, कोई देश ऐसे हैं जो समाजवाद का समर्थन करते हैं. भारत देश लोकतंत्र हमारे भारत देश में है. हम लोकतंत्र की व्यवस्था को मानते हैं, समाजवादी को भी नहीं मानते और भांडवलशाही को भी नहीं मानते. ठीक है, पूंजीवादी को भी नहीं मानते, लेकिन दोनों यहाँ है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र है. ठीक है, तो लेखक कहता है इन दो पूंजीवादी और समाजवादियों के बीच में मैंने यूं ही टांग अड़ाई. टांग अड़ाना मुहावरा आया है, ये कृति पत्रिका में पूछा जाता है. लिखो, टांग अड़ाना बाधा डालना. लिखो, मुहावरा आया है.
टांग अड़ाना। लिखो, टांग अड़ाना का मतलब है बाधा डालना। तो लेखक कहता है मैंने खामखाही पूंजीवादी और समाजवादी ये जो दो शासन व्यवस्थाएं हैं इनके बीच में मैं यूं ही आ गया, मैंने यूं ही बाधा डाल दी, मैंने यूं ही टांग अड़ाया, ये बात बता रही है। फलस्वरूप मैंने अपनी टांग अड़ाई, यानी कि लेखक के दिमाग में उसके ऊपर विचार चल रहे थे। तो लेखक ने सोचा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि पूंजीवादी सही है समाजवादी सही, इसके बीच में न जाने इस विचारों में मैंने क्यों टांग अड़ाई, जिसके कारण जिसके फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। लेखक की एक टांग टूट गई उस दुर्घटना में। साइकिल जाकर कहाँ टकराई थी? कार से टकराई थी। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि लेखक की टांग टूट गई। अब लेखक बताते हैं दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। मानुष की इंसानियत, मनुष्य का मनुष्य के साथ किया गया अच्छा व्यवहार, इंसानियत, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। अब दुर्घटना घटी है, कौन जख्मी हो गया है देखने के लिए भीड़ तो उमड़ पड़ती है, तो वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग आ गए। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। लेखक की टांग टूट जाने के कारण लेखक वहां बेहोश हो गए। लेखक वहां बेहोश हो गए और जब वो होश पर आए तब उन्होंने खुद को कहां पाया? दुर्घटना रास्ते पर घटी थी, लेखक को रास्ते पर होना था, लेकिन इंसानियत आज भी कायम है। लेखक ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आज भी इंसानियत कायम है। लोगों ने क्या किया होगा? लोगों ने उनको उठाया, एम्बुलेंस में डाला, अस्पताल में लेकर चले गए और जब उनको होश आया तब वो कहाँ थे? अस्पताल के एक कमरे में भर्ती हो गए थे, भर्ती थे। इर्द गिर्द आजू बाजू, बार बार शब्द आता है ये, इर्द गिर्द कुछ परिचित ओळखीचे, अपरिचित बिना ओळखीचे, कुछ जाने पहचाने और कुछ अनजाने। हिंदी में परिचित जाने पहचाने, अपरिचित बिना पहचान वाले चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। चाहे जो कुछ भी हो जाए, आदमी तो जिंदा है। अब तक वो कैसे थे? बेहोश थे। शायद लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ बुरा घटेगा, लेकिन जब इनकी आंखें खुली, लेखक की आंखें खुली, तो उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उत्सुकता की लहर दौड़ जाना, अत्यधिक आनंद हो जाना कि अरे भाई जिंदा है आदमी, चाहे पैर टूट गया है ना, टांग टूट गई ना, ठीक है, टांग तो अच्छी हो जाएगी, फिर से जुड़ जाएगी, लेकिन आदमी जिंदा रहना चाहिए। देखो, मैंने कराहते हुए पूछा मुझे उनको बहुत ही तकलीफ हो रही थी टांग टूटने के बाद। जो वेदनाएं वो सह रहे थे, उन्हीं वेदनाओं को लेकर कराहते हुए उन्होंने पूछा मैं कहाँ हूं? उन्होंने पहला सवाल क्या किया है? मैं कहाँ हूं? ये कहाँ लेकर आए हो मुझे? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आप सार्वजनिक अस्पताल को जानते हो? ठीक है, मैं इसके ऊपर एक दो तीन बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आपको स्वमत लिखना हो तो भी अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। देखिए बच्चों, हमारा देश, भारत देश पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण है कि देश की बढ़ती हुई आबादी। वैसे तो देखा जाए तो भारत देश में अनगिनत निजी अस्पताल है। प्राइवेट हॉस्पिटल है कि नहीं? निजी म्हणजे प्राइवेट, निजी म्हणजे खासगी। हमारे देश में निजी अस्पतालों की संख्या अनगिनत है, गिन नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश की गरीबी इतनी बड़ी है
कि आधे से ज्यादा लोग सरकारी अस्पतालों में ही अपना इलाज कराते हैं। और हमारे देश की शासन व्यवस्था का मुझे भी पता नहीं है, सरकारी अस्पतालों को देखने का जो नजरिया है वो आज तक सही नहीं है। अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई यहाँ वक्त पर डॉक्टर ही नहीं आते, डॉक्टर आते हैं तो दवाइयाँ नहीं होती, एक्सरे निकालने वाला आदमी वहां से गायब होता है। जो सुविधाएं वहां मरीज को मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं सार्वजनिक अस्पतालों में नहीं मिलती। ये आज की व्यवस्था है, आज की स्थिति यह है हमारे भारत देश के सरकारी अस्पतालों की। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सरकारी अस्पताल हमें अच्छे करने होंगे, वहां जो सुविधाएं मरीजों को देनी चाहिए उन्हें मुहैया कराना होगा। और जितना हो सके, मेरी तो राय यह है, आप लोगों को मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है हमारे यहाँ। तो जो थोड़ा सा पैसे वाले आदमी होते हैं वो निजी अस्पताल में भर्ती होते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना वो बिना इलाज के ही मर जाते हैं फिर, या उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, स्वमत, अगर स्वमत के लिए पूछा जाएगा कि भाई सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के बारे में अपना विचार लिखिए। जब ऐसा सवाल आएगा तब मैंने जो आप बताया वो आपको लिखना होगा। सरकारी दवाखान्यांची हालत काय आहे जी मी आता सांगितली ती तुम्ही तिथे लिहा, म्हणून मी हिंदीत सांगितलं ताकि आपको जवाब हिंदी में लिखने हैं। समझने के लिए मराठी का इस्तेमाल करूंगा तो चलेगा, लेकिन लिखते वक्त आपको जानबूझकर मैं मराठी में बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? ताकि आपको झट से समझ में आ जाए। लेकिन हिंदी में ही मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि लिखते वक्त आपको हिंदी के शब्द लिखने होते हैं। अगर वो बार बार आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आप लोगों को झट से लिखने में आसानी होगी। लेखक अब कहाँ है? लेखक अब सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। आपका एक्सीडेंट हो गया था, अब लोग बता रहे हैं कि आप यहाँ क्यों है, वो सारी बातें बता रहे हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर है होना, टूट जाना, आपकी सिर्फ टांग टूट गई है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वो इसीलिए रुका रहा। लेकिन क्या बताते हैं, देखो मजे से बता रहे हैं, हास्य नहीं है ना। लेखक ऐसे बता रहे हैं, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, उसने सारी बातें बता दी कि आप सरकारी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपकी जो टांग है वो टूट गई है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है आप घबराने की कोई बात नहीं। तो इस बात को लेखक क्या कहते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी दुर्घटना जब से हुई तब से ये मेरे ही पास है। कब यहाँ इसे होश आ जाए और कब मैं ये सारी बातें उसे बता दूं। इतने जल्दी उसने ये सारी बातें बताई लेखक को। ऐसा लग रहा है लेखक को कि शायद ये सारी बुरी बातें मुझे बताने के लिए न जाने कब से यहाँ रुका है, हा? शायद इसीलिए रुका है, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, तो दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। रेत की थैली, जो टांग कटी हुई होती है ना, वो ऐसे ऊपर रखने के लिए स्टैंड के उस पैर पर रस्सी बांधी जाती है, स्टैंड पर लटकाई जाती है, और उसके नीचे क्या किया जाता है? एक रेत की थैली बनाई जाती है। रेत की थैली क्यों, किस लिए बनाई जाती है? ताकि वो पैर हिले ना, एक जगह से हिले डुले ना। उस स्टैंड पर से जो रस्सी होती है उसमें क्या लगा होता है? रेत की थैली होती है, वो वजनदार होती है, इसलिए आपका पैर इधर उधर नहीं हिलता। जितना नहीं हिलेगा उतना जल्दी वो रिपेयर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना। लेखक बता रहा है, लेखक तो लेखक है,
उन्होंने कहा कि अभी मैंने बताया ना टांग अड़ाना, तो लेखक ने कहा मेरे दिमाग में और एक मुहावरा आया, वाक्य प्रचार। कौन सा? टांग अड़ाना के बदले टांग का टूटना, पैर टूटना। यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। टांग का टूटना का मतलब क्या है? टांग का टूटने का मतलब यह है कि सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। टांग टूट गई तो मेरे ख्याल से करीब करीब 21 दिनों तक आपको उसी अस्पताल में रहना पड़ता है, ताकि आपका पैर हिले डुले ना, ताकि बहुत सारी तकलीफ होती है ना उसे आदमी को, वेदना होती है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। एक ही बात के लिए लेखक कांप उठा। कांप उठना लिखो, ये भी मुहावरा है, कांप उठना। इसका अर्थ लिखो, अत्यंत भयभीत होना। लेखक को एक ही बात का डर है कि मैं निजी अस्पताल में नहीं गया, सरकारी अस्पताल में मुझे भर्ती कराया गया है। और मैंने अभी आप लोगों को सरकारी अस्पतालों के बारे में जानकारी बताई थी कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है। डॉक्टर है, दवा नहीं है, दवा है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है, दवा है, एक्सरे निकालने वाला आदमी नहीं है, आदमी है लेकिन मशीन ठीक नहीं है, और वो न जाने कब आपको मिलेंगे या अगले दिन आपसे मुलाकात होगी उनकी या नहीं, ये कुछ भी नहीं बता सकते। इतनी बुरी हालत हमारे भारत देश में सार्वजनिक अस्पतालों की है। हाँ, लेखक किस लिए काम उठा? लेखक को जब ये पता चला कि उसे सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो लेखक काम उठा। काम उठने का मतलब है अत्यंत भयभीत होना। लेखक काफी डर गए। वैसे देखा जाए तो लेखक बताते हैं, अस्पताल यह शब्द ही वैसे खतरनाक शब्द है। दवाखाना हा शब्दच मुळात भीतीदायक आहे म्हणते लेखक। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय आ गया। आत्मा का परमात्मा से मिलन का समय आ गया। कितनी अच्छी बात बताई। हास्य कैसे निर्माण किया है। लेखक काय म्हणतोय बघा, आपण जिवंत आहे, आपल्याला आत्मा आहे की नाही म्हणतोय, आत्मा म्हणजे आपल्या अंतरात्मा। लेखक म्हणतोय दवाखाना हा शब्दच मुळात भीतीदायक आहे। दवाखान्यात गेलं म्हणजे काय खरं नाही, जगीन मरेल। आणि त्यातल्या त्यात आणि सरकारी दवाखाना म्हटले की तुमच्या आत्म्याचं परमात्मा बरोबर मिलन व्हायची वेळ आलेली आहे, म्हणजे मरायचे चान्सेस तुमचे जास्त, असे ते सांगा। आत्मा से परमात्मा का मिलन का समय आ गया है अगर आप सरकारी अस्पताल में भर्ती हो तो। सरकारी अस्पतालों की दयनीय अवस्था का वर्णन भी है, इसमें छिपाया गया है। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह दुर्घटना है। क्या बताया है देखो, लेखक कहते हैं लेखक की टांग कैसे टूटी? एक दुर्घटना घटी, साइकिल और कार की दुर्घटना हुई और लेखक की टांग टूट गई। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेखक सिर्फ कहते हैं मेरी टांग टूटी, ये सिर्फ एक घटना है, दुर्घटना नहीं है, ये घटना हो गई। क्या हो गई? साइकिल और कार की टक्कर हो गई और मेरी टांग टूट गई, ये घटना है। लेकिन जब टांग टूटने के बाद मुझे सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, यह सच्चे तौर पर दुर्घटना है। आता दुर्घटना झाली। दुर्घटना म्हणजे ऍक्सिडेंट। ऍक्सिडेंट काय आहे म्हणतोय? घटना काय आहे? घटना माझा पाय मोडला ही घटना आहे आणि मला सरकारी दवाखान्यात नेऊन ऍडमिट केलं ही दुर्घटना आहे। लक्षात आलं काय? तो सरकारी अस्पतालों की अवस्था का वर्णन है। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए। अब लेखक को और एक डर लग रहा है। यहाँ से पाठ की सच्चे तौर पर हास्य लेना अब शुरू होगा। लेखक को और एक बात सता रही है। कौन सी? लेखक को यह बात सता रही है कि अब मैं सरकारी अस्पताल में भर्ती हूँ तो मुझे देखने के लिए काफी सारे लोग आएंगे, मुझसे हमदर्दी जताने के लिए।
सहानुभूती दाखवायला बरेच लोग येणार आहेत, उसका डर लगने लगा लेखक को। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। लेखक ने क्या बताया देखो। हाँ, मैंने पहले ही बता दिया था कि भारत देश में एक परंपरा है। कौन सी परंपरा है कि मरीज को देखने के जाने की हमारी यहाँ एक परंपरा है, पद्धति है। कोई आदमी बीमार है तो हम उसे देखने के लिए अस्पताल में चले जाते हैं। तो लेखक कहता है मेरे पहचान वाले अब इस अस्पताल में इतने आएंगे कि मुझे आराम की जरूरत है, लेकिन ये हमदर्दी जताने वाले जो लोग आएंगे ना, उनसे मेरा आराम हराम हो जाएगा। यानी हमदर्दी कम मुझे मिलेगी और दर्द ज्यादा मिलेगा, तकलीफ ज्यादा होगी। ठीक है। और आप तो जानते हो मरीज को किसकी आवश्यकता होती है? आराम की आवश्यकता होती है। और ज्यादा लोग देखने जाएंगे तो उनका आराम हराम हो ही जाएगा। ठीक है ना। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। प्राइवेट वार्ड में सारे मरीज वहीं पर ही भर्ती होते हैं और प्रायव्हेट वार्ड में कोई बंधन नहीं होता। प्रायव्हेट वार्डात काही नियम नसतात, कोण पण या, किती पण उशीर बोलत बसा, किती जण पण थांबा। तो इस प्राइवेट वार्ड को लेखक ने क्या नाम दिया है पता है ना आपको? इस प्राइवेट वार्ड को लेखक ने नाम दिया है कि प्राइवेट वार्ड यानी कि एक खुला निमंत्रण है। खुला निमंत्रण म्हणजे सगळ्यांसाठी खुलं म्हणजे काय? कोणी पण या, मित्र या, परिचित या, नातलग या, मित्र या, कधीही या, कितीही वेळ थांबा, तुम्हाला कोणी विचारणार नाही। जितनी देर चाहे उतनी देर तुम रुक सकते हो, यहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं होती। उसी को प्राइवेट वार्ड कहते हैं, उसी को प्राइवेट वार्ड कहते हैं। यह बात लेखक हमें बता रहे हैं। वो आगे बताते हैं अपने सारे बदले लेने का यही सही वक्त है। जो आदमी अस्पताल में भर्ती होता है ना, अगर उससे बदला लेना है तो क्या करो, जब वो बीमार होता है ना तो उसे बार बार देखने के लिए जाओ और सताओ, उसे आराम मत लेने दो, क्योंकि ये बदला निकालने का सही वक्त है। अगर आप उससे बदला लेना चाहते हो तो क्या करना है? लेखक ने कैसे हास्य निर्माण किया है? लेखक कहता है जो आपका परिचित इंसान है ना, जो अस्पताल में भर्ती है, अगर उससे बदला लेना है, उससे अपना पुराना हिसाब निकालना है, तो बार बार उसे देखने के लिए अस्पताल में जाओ, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर ने क्या कहा है? उसे आराम की जरूरत है और आप वहां जाने के बाद उसका आराम हराम हो जाएगा। इसलिए लेखक ने बताया है कि किसी से बदला लेना है तो उसे बार बार देखने के लिए अस्पताल में चले जाओ। बदले का बदला, तुमच्या मनात राग होता त्याचा राग काढायचा, राग पण काढला, और ऊपर से हमदर्दी और हमदर्दी की भी हमदर्दी मिलेगी ना। मुझे देखने के लिए वो बार बार आ रहा है, कितना अच्छा इंसान है, लेकिन मैं बार बार क्यों जा रहा हूँ उस अस्पताल में? कि मुझे उसे अस्पताल में उसका आराम हराम करना है। यहाँ बदला का बदला पूरा हो गया और हमदर्दी की हमदर्दी भी मुझे मिल गई। ठीक है।